Good afternoon, everyone. Am I audible to everyone clearly? Yes, am I audible clearly? Please respond. Yes, you're audible, sir. Okay. So let us begin. Last class we have taken some idea that how to read a Bear Act, and today we will continue that. And also we will see that how to read a case material, not the case material, but the cases. केसेस कैसे पढ़ेंगे वो भी देखेंगे और जो अब हमारा बचा हुआ है बेयर एक्ट को पढ़ने का जो तरीका है उस पर भी फोकस करेंगे. So until now we have discussed that जो बेयर प्रोविजंस है हमारे सेक्शंस हैं उनको किस तरीके से इंग्रेडिएंट्स में हम लोग तोड़ते हैं एंड आफ्टर दैट हाउ वी गो अराउंड इट. कैसे उन इंग्रेडिएंट्स को जजमेंट के द्वारा तोड़ा जाता है, कैसे आप अपने पढ़ने के लिए, समझने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए उन सेक्शंस को तोड़ सकते हैं. और जो भी जजमेंट्स में बोला गया है किसी भी प्रोविजन के लिए, that has got a very high importance. Why? Because wherever you will refer the case laws, it is not that you will refer the facts and the decision. Decision is only about the particular case. So what we have to take from a case is the ratio and the observation of the court. आज की डेट में आपका जो भी डिसीजन रहा होगा केशव नंदा भारती केस में, फॉर एग्जांपल, तो केशव नंदा भारती केस के अंदर में डिसीजन तो उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर हुआ होगा ना. हमारा जो उसके बाद जितने भी केसेस आए हैं विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ओवर विच द केशव नंदा भारती केस गेव जजमेंट, तो वो जजमेंट से हमें सिर्फ क्या लेना, सिर्फ रेशियो तो लेना है दैट देयर इज समथिंग विच इज नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर. एंड उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. उसके अलावा वी कैन इवन चेंज द फंडामेंटल राइट्स. तो हमको इससे थोड़ी मतलब है कि उस केस में क्या डिसीजन आया. हमको इससे मतलब है कि उससे जो प्रिंसिपल निकल कर आया, उससे जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिया, उससे जो रेशियो दिया कोर्ट ने, जो भी ऑब्जर्वेशन किया, उस ऑब्जर्वेशन का आगे आने वाले जजमेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा. वी जस्ट हैव टू लुक ओवर इट. If you will read the articles, if you will read the research papers of different scholars, you will see that उन्होंने ना उसमें डिसीजन लिखा है और ना ही उसमें आपका फैक्ट्स लिखा है. दे हैव ओनली टेकन द ऑब्जर्वेशन एंड द रेशियो ऑफ द जजमेंट्स. तो इसीलिए हमारे जितने भी बेयर प्रोविजंस हैं उन बेयर प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने जब दिया तो उसके साथ में एक ऑब्जर्वेशन भी दिया और वो ऑब्जर्वेशन हमारे आगे आने वाले केसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ना कि उस केस का डिसीजन. डिसीजन इज ओनली अबाउट दैट पर्टिकुलर केस. ठीक है. तो आंसर राइटिंग के समय में इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू राइट द डिसीजन ऑफ द प्रीवियस डिसाइडेड केसेस. It is only important to write the ratio and the observation of the already decided cases. Okay. Ab, yesterday we did something which is known as substantive law, but today we will continue it further and we will see कि प्रोसीजरल लॉ के अंदर में भी क्या सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं हम बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए. विल लुक इनटू दैट. Now, before moving into the procedural law, I would just like to know कि what do you understand by a procedure? What do you understand by a procedure? प्रोसीजर से आप क्या समझते हैं? Anyone would like to give a try? प्रोसीजर क्या होता है? What is the procedure? Please, anyone would like to try? Yes, please. कोई भी प्लीज प्रोसीजर क्या होता है बताइए. I want you all to be very interactive during the sessions. Interactive नहीं रहिएगा तो you will not be able to grasp everything which I will tell you. So please be interactive. Yes. Yes. So Ankit says that procedure is a stepwise movement or stepwise moving. Now procedure is everywhere. Whatever we do, everything we do in a steply, in a organized manner. अगर हम ऑर्गेनाइज मैनर में कुछ नहीं करेंगे देन इन दैट केस होगा क्या
कि हर जगह अपने हिसाब से लोग काम करेंगे, because what is procedure for me may not be the procedure for you, and that is why it is important that the government take an initiative to define a procedure in law. क्योंकि अगर लॉ के अंदर में ऐसा होने लग गया कि प्रोसीजर हर कोई अपने हिसाब से चला रहा है, so how will we come to know that whether this procedure is not arbitrary or whether this procedure is not coercive in nature? कैसे पता चलेगा? कुछ सिचुएशंस में कुछ और प्रोसीजर चलाएंगे, कुछ प्रोसीजर्स में कुछ और प्रोसीजर चलाएंगे. सो हाउ विल वी कम टू नो दैट व्हाट इज द प्रोसीजर? तो प्रोसीजर के लिए इंपॉर्टेंट ये है समझना कि एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट बनाया जाए जिसे कि सभी लोग एक जैसे फॉलो करें और वो सभी के लिए समान रूप से ऑपरेट करे. इसी के लिए हम लोगों ने जितने भी अभी तक प्रोसीजरल लॉज पढ़े हैं, से फॉर एग्जांपल सीआरपीसी, से फॉर एग्जांपल योर एविडेंस, तो ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सारे प्रोसीजर्स आपके, जस्ट गिव मी वन मोमेंट. वो सारे प्रोसीजर्स जो है हमारे, वो एक एक सिंगल बॉडी ने बनाया है, विच इज आवर लेजिस्लेटिव बॉडी. Yes, certainly. So it is not only about crimes. Procedures are everywhere. In civil matters also, we see procedure in the form of a civil procedure code. Okay. Yeah, certainly. The rules and standards and the regulations which come into force by the actions of the legislature, all those things are procedures. Now, procedures जो कि central government बनाती है, वो उसकी legislative body बनाती है. But there are procedures which are in the form of conventions. Conventions के फॉर्म में भी बहुत सारे प्रोसीजर्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के अंदर, बिकॉज यू नो दैट इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश रूल के समय पर भी बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस थे जो कि आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं. और इसके कंटिन्यू करने का जो रीजन है वो ये है दैट वी हैव एन आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि आर्टिकल 372 है. So Article 372 is the article which says that British time में जितने भी rules and regulations थे, if they are not repealed by the Indian government or if they are not inconsistent with the Indian government laws, then in that case they will still be operative and they will still continue. But अगर हमारा एग्जिस्टिंग लॉज जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं हमारे इंडियन लॉज से, सो व्हाट इज द आर्टिकल विच टेल्स दैट कि वो आपके वॉइड हो जाएंगे? दैट इज आर्टिकल 13. क्योंकि आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट द लॉज दैट जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है या नॉट इन ऑर्डर है as related to your fundamental rights, then all those what it will become void. Now there are two doctrines in this article 13 which says कि doctrine of severability and doctrine of eclipse. ये दो डॉक्ट्रिन्स यूज करती है कोर्ट ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो भी इनकंसिस्टेंट पार्ट है उसके साथ क्या किया जाए, उसको एक्लिप्स कर दिया जाए या फिर उसको सीवियर कर दिया जाए. व्हेन आई से द वर्ड सीवियर इट मींस कि उसको काट कर अलग कर दिया जाए, एंड व्हेन आई से द वर्ड एक्लिप्स इट मींस दैट इट विल ओवरशैडो the present law which the Indian government has passed. It will overshadow the earlier law. Overshadow का मतलब है जैसे आप मून सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स देखते हैं, सो एक बॉडी के सामने दूसरी बॉडी इस तरीके से आ जाती है कि पीछे वाली बॉडी हमें दिखती नहीं है. दैट डजंट मीन कि पीछे वाली बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना. सोलर एक्लिप्स जब आता है तो सन नहीं दिखता है, क्योंकि सन ऐसा थोड़ी है कि सन वहां से गायब हो गया. इट इज जस्ट दैट वी आर नॉट एबल टू लुक द सन. अगर हम उस बॉडी जो कि बीच में आ रही है उसके पीछे चले जाएं, वी विल बी एबल टू लुक सन, हम फिर सन को देख सकते हैं. सो इसी तरीके से हमारे लॉ के अंदर भी ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स काम करता है और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है वो काम करते हैं. बट हमारे जितने भी प्रोसीजरल लॉज हैं उन सारे प्रोसीजरल लॉज को बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइज बॉडी बनाई गई है, और वो बॉडी जो भी हमें बनाकर देती है हमें उससे फॉलो करना पड़ता है. व्हाई? बिकॉज वी हैव गिवन इट द पावर टू मेक लॉज ऑन आवर बिहाफ. वी आर द सॉवरेन. आपके इस साल के एंट्रेंस में क्वेश्चन भी आया था दैट
is there parliamentary sovereignty in India? इंडिया के अंदर में पार्लियामेंट क्या सॉवरेन है? आपको क्या लगता है कि इज पार्लियामेंट सॉवरेन इन इंडिया? व्हाट डू यू थिंक? No. Then who is the sovereign? A constitution. Constitution? I don't think so. Yes. I don't think so that constitution is the sovereign. Yes, anyone would like to try? In India, who are So be the sovereign? people of India Government sovereign. hai. Yes, certainly. The people of India are the sovereign. It is not the constitution, it is not the parliament. But if we take the UK constitution, UK constitution is unwritten constitution. अलग से कोई बुक नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन नेम से बनाई गई है. वहां पर जितने भी रेगुलेशन है, एक्ट्स हैं, वो सारे के सारे मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर अनरिटन है. सो इफ वी टेक यूके, देन देयर विल कम टू नो that in UK it is the parliament that is sovereign. यूके के अंदर में पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन है, बट इन इंडिया वी द पीपल आर द सॉवरेन. ठीक है. आपने सुना होगा एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर मेकिंग मैन अ वुमन. एक आदमी को औरत बनाने के अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है. But it is not in India. India में ऐसा नहीं है. Why? Because in India there is something which we have written for ourselves, which is called constitution, and we have to do everything in accordance with constitution. But in Britain वहां पर unwritten constitution है और वहां पर parliament sovereign है. So therefore the parliament is the supreme body there. But in India parliament is not supreme. Parliament is governed by the स्टैच्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन से वो गवर्न होते हैं. ओके. तो इंडिया के अंदर में जब भी कोई लॉ बनाया जाता है, वट एवर लॉज आर मेड इन इंडिया, दे आर मेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द लॉज. लॉ के अंदर में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए द गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड सम प्रोसीजर, सम कन्वेंशंस. कन्वेंशंस वो होते हैं जो कि अनरिटन होते हैं, वो अंडरस्टूड होते हैं कि ये है ना. सो हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, वो भी कुछ प्रोसीजर सेटअप करते हैं. सो वो भी सारे क्या है, दोज आल्सो आर द प्रोसीजरल लॉज. कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है. सो प्रोसीजरल लॉ को पढ़ने का जो तरीका है वो ऐसा है कि दैट यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट लेवल. यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे आर बीइंग फ्रेम्ड. तो अगर हम सीआरपीसी की बात करें, ठीक है, तो हमारा जो अभी का सीआरपीसी है, रीसेंट सीआरपीसी, दैट इज ऑफ 1973. 1973 के सीआरपीसी से पहले कौन सा सीआरपीसी था? सीआरपीसी 1898. अब ये 1898 का जो सीआरपीसी था उसको 1973 का सीआरपीसी ने रिपील कर दिया है और अब आपका 1973 का सीआरपीसी ऑपरेट कर रहा है. नाउ दिस सीआरपीसी यू विल सी दैट इसके अंदर में ना बहुत सारे प्रोसीजर्स दिए गए हैं विच आर टू बी फॉलोड when any crime is committed. But if you see CPC, अभी आप पढ़ेंगे CPC, वो हमारा आज का नहीं है, वो ब्रिटिश टाइम का ही अभी तक है. ठीक है. उसको वो इतना एफिशिएंट है कि अभी तक वो फॉलो हो रहा है. इट इज मोर देन 100 years नाउ. सो 1908 में जो CPC बनाया गया था उसे हम आज तक इसीलिए फॉलो कर रहे हैं बिकॉज दैट इज वेरी एफिशिएंट. लेकिन क्योंकि क्रिमिनल लॉ के अंदर में जो ब्रिटिश टाइम पर लॉज थे, दोज वर इन अकॉर्डेंस विद द पुलिस स्टेट. ब्रिटिश टाइम पर तो पुलिस स्टेट था, लेकिन आज की डेट में क्या है? आज की डेट में वेलफेयर स्टेट है. सो वेलफेयर स्टेट मीन्स दैट whoever is the accused and whoever is the victim both will be judged on equal grounds. ऐसा नहीं है कि किसी को हम बहुत ज्यादा पावर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा छूट दे रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा पावर्स को कर्ब कर दे रहे हैं. दिस इज नॉट टू बी द केस इन इंडिया राइट नाउ बिकॉज वी आर फ्री नाउ. उस समय क्या था कि we were not free and British they acted as a police state not as a welfare state. ठीक है. सो आपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा that there are different rights which are being given to the accused and also to the victims.
and at the same time there is something which is known as fair trial. So fair trial तभी हो पाएगा ना जब विक्टिम का और जो एक्यूज्ड है उसके राइट्स इंटैक्ट रखते हुए हम केस को प्रोसीड करें. So whenever an act is passed in the name of a procedure, then in that case the first thing that you must come to know, you must know is ये जो प्रोसीजर बनाया गया है, this procedure कहाँ से बनाया गया है. This procedure is being made in the Parliament of India. वहां पर बहुत सारे डिस्कशंस हुए और लेजिस्लेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दिस वाज पास्ड इन 1973. नाउ इन दिस केस यू मस्ट कीप इन माइंड कि सीआरपीसी के अंदर में सिर्फ क्राइम से रिलेटेड प्रोसीजर है ना, and it is not the only law which deals with the procedure in the criminal matters. अभी आप थर्ड सेमेस्टर में you will see that we will study WCC, white collar crimes. Now white collar crimes itself has got different statutes, अलग अलग statutes हैं. अब अलग अलग statutes में अलग अलग पर्पसेस के लिए बनाए गए हैं और उनके खुद के अंदर में अलग अलग प्रोसीजर्स दिए गए हैं. ठीक है. सो सीआरपीसी भी इस चीज को मेंशन करता है कि अगर आईपीसी के अंदर में कोई क्राइम कमिट हुआ है देन इन दैट केस वो सीआरपीसी से गवर्न होगा. बट इफ देयर इज एनी स्पेशल लेजिस्लेशन for that crime or for that offense, then in that case जो special legislation है that will prevail over CRPC. ठीक है. in India या कहीं भी special legislations जो होते हैं they prevail over the general legislations. तो CRPC हो गया, IPC हो गया, all these are the general legislations. ये आपके general laws हैं जो कि crime से deal करते हैं. अब अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपको याद करवाऊं जो आपके सेकंड सेमेस्टर में आपने सीआरपीसी में पढ़ा था, दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज अरेस्ट. ठीक है. सीआरपीसी या कोई भी प्रोसीजर पढ़ने के लिए यू मस्ट ऑलवेज पिक अप द टॉपिक्स. आपको सबसे पहले टॉपिक पिकअप करना पड़ेगा, जैसे इन द फॉर्म ऑफ अरेस्ट, जैसे इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल, जैसे इन द फॉर्म ऑफ प्री ट्रायल, जैसे इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट. तो ये सारे टॉपिक्स हैं. इन टॉपिक के अंदर में क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं आपको उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट सेक्शन से लास्ट सेक्शन तक पढ़ लिया तो आपका सीआरपीसी बहुत अच्छे से हो जाएगा. नो, दिस इज नॉट द वे टू रीड अ प्रोसीजरल लॉ. इन प्रोसीजरल लॉ यू ऑलवेज हैव टू रीड फर्स्ट, फाइंड आउट दैट व्हिच टॉपिक इज इट रिलेटेड टू. अगर हम अरेस्ट के प्रोविजंस पढ़ रहे हैं देन यू मस्ट नो दैट समथिंग इन इंडिया देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज अरेस्ट. तब जाकर हम फिर उसके प्रोसीजर्स को देखेंगे और हम कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो, वी हैव टू कम अक्रॉस कि क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है. जब क्राइम होता है, व्हेनेवर अ क्राइम इज कमिटेड, देन आफ्टर दैट हमें सबसे पहले उसमें होने वाली चीजों को ध्यान रखना पड़ता है. जैसे कि क्राइम कमिट हुआ तो सबसे पहले कौन एग्जिस्टेंस में आएगा, सबसे पहले एफआईआर जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है. ठीक है. एफआईआर अगर दर्ज नहीं हुआ है तब फिर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं आपके सीआरपीसी के अंदर में, वो प्रोसीजर्स आपने पढ़े हैं. दैट यू कैन go to the police and file an FIR. Any person who has seen a crime or who is aware about that a crime has been committed, first he has to go to the police to get the FIR registered. If the police denies, then what to do? क्या करें next, क्या करें? So keep on asking yourself what next. आगे क्या. जब आप आगे क्या सोचते रहेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. जब एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है तो अब आगे क्या. अब हम आगे का प्रोसीजर देखेंगे कि सीआरपीसी के अंदर क्या है. तो सीआरपीसी के अंदर नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर अ पर्सन हैज डिनाइड बीइंग रजिस्टर्ड एन एफआईआर, दैट नाउ वी कैन गो टू गेट आवर एफआईआर रजिस्टर्ड बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. फिर आप वहां पर सेक्शन पर जाएंगे, सेक्शन 154 सब सेक्शन 3, वहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाकर आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं. अगर उसने भी मना कर दिया कि नहीं मुझे कोई ऑफेंस नहीं दिख रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट योर एफआईआर रजिस्टर्ड, देन व्हाट नेक्स्ट. अगेन व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या. फिर आप जाते हैं सेक्शन 156 थर्डली के अंदर. तो दिस इज द क्रोनोलॉजी विच इवन इफ ये आपको प्रोविजन पढ़ने से नहीं होगा. सीआरपीसी इज रिटन इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि प्रोसीजर है ना, इसमें आपको थोड़ी आईपीसी के जैसे इंग्रेडिएंट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं. इसमें तो आपको बस ये देखना है कि जो प्रोसीजर बनाया गया है सीआरपीसी के अंदर दैट मस्ट बी फॉलोड इन द सेम मैनर एज इट इज मेंशन्ड. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है इन योर क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें देखा होगा आपने कि कोई पर्सन है
उसको, उसने कोई क्राइम किया है, पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर लेती है। अब जब पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो उसको कैसे अरेस्ट करती है? तो जैसे पुराने टाइम पर आपका ब्रिटिश टाइम पर पूरा जंजीर से बांध के किसी प्रिजनर को रखा जाता था, उस तरीके से बांध देती है। अब क्या ये प्रोसीजर सीआरपीसी में है लिखा हुआ कि आप किसी को अरेस्ट करेंगे तो जंजीर से बांध देंगे, या फिर ये जो प्रोसीजर है ये इलीगल है? हाउ विल यू कम टू नो? So for that you will have to find out that what all provisions are there in the CRPC जो कि arrest से deal करता है। So if you will read section 49, section 49 अगर आप देखेंगे तो in that it is mentioned कि जब भी आप किसी को arrest करते हैं then you cannot put more restraint than is necessary। जितना necessary है उससे ज्यादा आप किसी को भी restrain नहीं कर सकते हैं while arresting। This is mentioned in section 49। सो दिस मेक्स इट क्लियर कि एक पर्सन को अरेस्ट करने के लिए एक तो आपको जितना जरूरत है उतना ही रेस्ट्रेन करेंगे। दूसरा चीज, व्हेन यू गो टू सेक्शन 46 वहां पर आपको पता चलेगा कि अच्छा ओके, इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड तो हाउ अरेस्ट मेड। सेक्शन 46 डील्स विद हाउ अरेस्ट मेड। उसमें ये लिखा गया है कि किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट करने के लिए क्या करेंगे। तो उसमें लिखा है कि यू नीड नॉट टच द बॉडी ऑफ द पर्सन, बट इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड होता है तो फिर वहां पर आप उसकी बॉडी को टच भी कर सकते हैं। अगर किसी को आप अरेस्ट करते हैं तो आप उसके पास जाते हैं और बोलते हैं ओके यू आर अंडर अरेस्ट। अगर वो आपके साथ चलने को तैयार हो जाता है देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टाइंग हिज हैंड्स और अरेस्टिंग हिम इन द मैनर ऑफ टचिंग हिज बॉडी। फिर तो वो आपके साथ चलने को तैयारी हो गया ना। और इसी के लिए आपको बहुत सारे केस लॉज में भी ये चीज बताया गया है कि when a person is arrested then it doesn't matter whether he has been physically arrested or not, only thing which is required is he must be within the control of the police। पुलिस के कंट्रोल में वो होना चाहिए। so this is how the bail provisions and the case laws go hand in hand। क्योंकि जब भी कभी पुलिस ऐसा कुछ कर देती है जो कि प्रोसीजर्स में नहीं लिखा है तो फिर हमें प्रॉब्लम इस बात से हो जाती है कि भाई साहब हम क्या अलग हैं? हम भी तो एक इंसान है। एंड आई एम इनोसेंट अंटिल आई एम प्रूव्ड गिल्टी। तो जब तक मैं गिल्टी नहीं हूं तब तक हाउ कैन यू do such things which will impute my reputation, मेरे रेपुटेशन को खराब कर देगी, डिग्रेड कर देगी। हाउ कैन यू डू सच थिंग्स, है ना? सो इसी के लिए आपके प्रोसीजरल लॉज बनाए गए हैं ताकि कोई भी इंसान आपके ऊपर अपनी खुन्नस निकालने के लिए, अपने फायदे के लिए, या फिर आर्बिट्ररीली उसका जो मन कर रहा है उसके लिए कोई ऐसा ना कर दे जिससे कि आपको हानि पहुंच जाए। And that is why a standard procedure has been laid down। So standard procedures इसीलिए बनाए जाते हैं। And this is the way how to approach the procedural laws कि भाई what next। तो अरेस्ट एक टॉपिक उठाइए आप, और उस अरेस्ट टॉपिक के अंदर में क्या प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को बस पढ़िए पहले। ठीक है, पढ़ने के बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस चीज के बाद क्या हो सकता है। ठीक है, यू कैन नेवर नो कि किस चीज के बाद क्या हो सकता है, बट ओनली बाय रीडिंग द प्रोविजंस। जब तक आप प्रोविजंस नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि किस चीज के बाद क्या होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अरेस्ट का ही मैं आपको बता रहा हूँ और किसी ने कोई क्राइम किया है ना, तो आपका एक केस है, अर्नेश कुमार का केस है। उसमें डील करता है कि अगर सेक्शन 498 कैपिटल ए के अंदर में वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर क्रुएलिटी का केस एफआईआर दर्ज करवाया है, देन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस यू नीड नॉट अरेस्ट दैट पर्सन। ऐसा नहीं है कि अरेस्ट मतलब एफआईआर दर्ज हो गया सेक्शन 498 ए में तो हर सिचुएशन में आप अरेस्ट कर ही लेंगे। यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज सुटेबल टू अरेस्ट दैट पर्सन। हो सकता है कि उसके घर वाले, जो लड़की के घर वाले हैं या फिर जो लड़की खुद है, वो परेशान करने के लिए केस फाइल की हो, एफआईआर दर्ज कराई हो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना? तो इसी के लिए आपको ललिता कुमारी के केस में भी बोला गया था कि जब भी आपका एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं हम, तो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पर कि द पुलिस हैज टू परफॉर्म अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस द पुलिस इज नॉट बाउंड टू राइट द एफआईआर। जब तक पुलिस आश्वस्त नहीं हो जाती है, पुलिस वेरीफाई नहीं कर लेती है कि जो भी आप कह रहे हैं वो प्राइमा फेसाई कोई केस बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। आफ्टर ऑल पुलिस का काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना है, पुलिस जो है वो ट्रायल नहीं कर सकती है।
So police cannot say that you are guilty. It is the court which has to decide whether you are guilty or not. Court भी नहीं कह सकती है that you are guilty. It is on the basis of the evidences that the police has accumulated within during the investigation that will decide whether you are guilty or not. तो जब तक आप गिल्टी नहीं है इंडिया के अंदर, तब तक पुलिस जो है आपको इनोसेंट मानते हुए अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, और उसके दौरान में इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर सिचुएशन में वो अरेस्ट कर ले. अब इसको आप कहां से पता कि हाउ हाउ डिड आई केम टू नो दैट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस द पुलिस इज नॉट बाउंड टू मेक एन अरेस्ट इन क्रिमिनल मैटर्स? बिकॉज आई नो दैट व्हाट आर द गाइडलाइंस मेंशन्ड इन अरनेश कुमार का केस, है ना? So you have to keep in mind the important things which are related to the BEAR Act and the case laws, जिससे कि आप एक टॉपिक को उठाएं और फिर उस टॉपिक में जो भी सीआरपीसी के अंदर में प्रोसीजर्स दिए गए हैं उन्हीं प्रोसीजर्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें. क्राइम कमिट हुआ, एफआईआर दर्ज होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी. ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन जो है क्या होगा, आपका हो सकता है अरेस्ट हो जाए, हो सकता है कि पुलिस को समन करना पड़ जाए किसी को, हो सकता है कि कन्फेशन रिकॉर्ड करना पड़ जाए, है ना? सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि जब पुलिस आपका समन्स कर लेगी, अपने जो विटनेसेस हैं उनको बुलाकर उनका बयान दर्ज कर लेगी, उसके बाद ही कन्फेशन लेना है. दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट बिकॉज द सेक्शन डजंट मेंशन इट सो, बट देयर आर प्रोविजंस जहां पर कि इट इज मेंशन कि इस चीज को इसके बाद ही होना है, ठीक है? और इस चीज को कोर्ट ने वेरीफाई किया है. जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने पढ़ा था सकीरी वासु का केस पढ़ा था, उसमें आपने देखा होगा कि कोर्ट ने बताया है कि जो आपका मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट कैन नॉट ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय अ स्पेशल एजेंसी सच एज सीबीआई, क्योंकि सकीरी वासु जो थे वो बार बार डिमांड कर रहे थे कि सीबीआई इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी हो. तो कोर्ट ने क्लियरली बता दिया कि 156 थर्डली के अंदर में द मैजिस्ट्रेट हैज गॉट द पावर ओनली टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन फॉर द केसेस जो कि आपके अबव मेंशन्ड हैं. यानी ऊपर में जो भी पावर है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उन सर्कमस्टांसेस में मैजिस्ट्रेट जो है वो एफआईआर दर्ज करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकता है 156 थर्डली में. लेकिन मैजिस्ट्रेट जो है वो सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए नहीं कह सकता है अंडर सेक्शन 156 थर्डली. हाउ डिड आई केम टू नो? मैंने उस चीज को पढ़ा और मैंने आपको बताया भी. सो यू ऑल्सो हैव टू कीप इट इन माइंड कि कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी की करने के लिए अथॉरिटी नहीं दी है मैजिस्ट्रेट को कि मैजिस्ट्रेट कह दे कि आप सीबीआई इंक्वायरी करिए. The Supreme Court can give the orders to the CBI to do an investigation, but not the magistrate. The powers of the magistrate under section 156(3) is very restricted, क्योंकि वहां पर साफ साफ ये वर्ड लिखा गया है as above mentioned. If you will read section 156 thirdly, the last word says as above mentioned. मतलब above mentioned जो भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है उसी के लिए आपका जो मैजिस्ट्रेट है वो कह सकता है पुलिस को, otherwise it do not have any other special powers, है ना? So this is the way how to read a topic in criminal procedure code. आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है. अरेस्ट हो गया, अरेस्ट के बाद क्या होता है? तो पहले आप पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाइए कि हमारे इंडिया में सबसे पहले क्या होता है. हमारे इंडिया में सबसे पहले एक क्राइम होता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? क्राइम के बाद में एफआईआर दर्ज होता है. सेकंड इज एफआईआर. एफआईआर के बाद क्या होता है? एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है. नाउ द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ हैज गॉट सो मच इंग्रेडिएंट्स. बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें. लेकिन अगर आप मोटा मोटी देखना चाहें देन देयर आर प्रोविजंस जो कि ओवरऑल आपको एक जिस्ट बता देगा कि अच्छा ओके व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू इन इन्वेस्टिगेशन. जैसे आपका सेक्शन 157 बताता है दैट व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन. तो ये जिस्ट बता देता है आपको. इट इज नॉट एवरीथिंग बट इट जस्ट टेल्स यू द जिस्ट. जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है पुलिस को किसी ऑफेंस के बारे में, पुलिस सबसे पहले स्पॉट पर जाती है और स्पॉट पर जाने से पहले वो एक रिपोर्ट बनाकर भेज देती है मैजिस्ट्रेट के पास, है ना? इनिशियल रिपोर्ट जो होता है. और फिर इस रिपोर्ट को बनाने का रीजन ये है कि मैजिस्ट्रेट को भी पता रहे कि चल क्या रहा है पुलिस सिस्टम में, पुलिस काम क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है. तो द मैजिस्ट्रेट मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ. कोई एफआईआर लिखी जाती है तो उसकी 3 कॉपीज बनाई जाती है. एक कॉपी जो है, पहली कॉपी जो जाती है मैजिस्ट्रेट को जाती है, दूसरी कॉपी जो है इंफॉर्मेंट को जाती है, एंड द थर्ड कॉपी गोज टू द पुलिस रिकॉर्ड. सो अरेस्ट का ये हो गया,
है ना, मतलब इन्वेस्टिगेशन ये हो गया। देन द थर्ड थिंग, इन्वेस्टिगेशन हो गया, पुलिस क्या करेगी, अपना रिपोर्ट बनाकर भेजेगी मजिस्ट्रेट के पास। तो रिपोर्ट बनाकर भेजेगी, ये कहाँ लिखा है, वेयर इज इट रिटन? तो पुलिस मजिस्ट्रेट, आपको पहले पता होना चाहिए कि रिपोर्ट होता क्या है, वो रिपोर्ट डिफाइंड है भी कि नहीं है आपके सीआरपीसी में। तो रिपोर्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2R। आर से रिपोर्ट, आर से डेफिनेशन क्लॉज। सो रिपोर्ट इज मेंशन इन सेक्शन 2R। अब रिपोर्ट जो पुलिस बनाती है वो आपके मजिस्ट्रेट को कहाँ देती है, तो मजिस्ट्रेट को वो देती है सेक्शन 173 के थर्डली में। पुलिस जो है वो रिपोर्ट बनाती है और फिर उसके बाद भेज देती है मजिस्ट्रेट को। उसी रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसी रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेता है। इट मींस आफ्टर द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, what is the next step? The next step is the cognizance by the magistrate. Now where is the cognizance? Cognizance कहाँ mentioned है? And cognizance होता क्या है? Cognizance आपने पढ़ा होगा किस टॉपिक के अंदर, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स। मतलब cognizance is always done before the trial. This is mandatory कि cognizance should be done before the trial. ट्रायल के पहले कॉग्निजेंस हो जाना चाहिए। यदि ट्रायल से पहले कॉग्निजेंस नहीं हुआ है, देन इन दैट केस ट्रायल शुरू ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि व्हाट इज कॉग्निजेंस? कॉग्निजेंस का मतलब होता है जुडिशियल नोटिस। व्हेन द मजिस्ट्रेट टेक्स द जुडिशियल नोटिस ऑफ द ऑफेंस, मतलब मजिस्ट्रेट इंटरेस्ट लेता है, मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म्ड होता है कि अच्छा ये क्राइम हुआ है, इस क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व हैं, ये विक्टिम है और ये धाराएं जो है पुलिस ने रिकमेंड की है। The complete judicial notice of this thing is known as cognizance. It is not defined anywhere, but it means this only. तो कॉग्निजेंस जब तक नहीं लेगा मैजिस्ट्रेट तब तक आपका ट्रायल भी नहीं स्टार्ट होगा। इट मींस कॉग्निजेंस इज द प्रोसीजर विच मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द ट्रायल। ठीक है, और जब तक आपका पुलिस रिपोर्ट जमा नहीं करती है, क्या मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है? तो हाँ, बिल्कुल ले सकता है। कैसे ले सकता है? अगर आप पुलिस के पास जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं किया पुलिस ने, तो फिर आप क्या करेंगे, आप एसपी के पास जाएंगे, वो भी नहीं किया, फिर आप क्या करेंगे, आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। एंड नाउ यू सी सेक्शन 2D टॉक्स अबाउट कंप्लेंट। कंप्लेंट ऐसा चीज है जो कि मजिस्ट्रेट के पास किया जाता है, ना कि पुलिस के पास। सो कंप्लेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ द सीआरपीसी 1973। ठीक है, लॉ के अंदर में ईयर लिखना बहुत जरूरी है किसी भी एक्ट का, बिकॉज एक ही नाम से बहुत सारे एक्ट हो सकते हैं, बट ईयर आपको मेंशन करने से वो क्लियर हो जाता है कि कौन से एक्ट से रेफरेंस लिया है आपने। ओके, अभी तो आप बहुत लिमिटेड पढ़ रहे हैं, बट व्हेन यू विल गो इनटू द एक्चुअल फील्ड, जब आप लिटिगेशन करने जाएंगे, जुडिशरी में पढ़ेंगे, देन यू विल सी कि बहुत सारे सेम प्रोसीजर्स हैं। जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का है, क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 वाला भी है ना। तो 1973 के पहले जितने भी केसेस थे, वहां पर आप 1973 वाला रेफरेंस नहीं देखेंगे, यू विल सी द रेफरेंस ऑफ 1898, है ना। सो इसीलिए आपको ईयर लिखना बहुत जरूरी होता है। तो अब जब कॉग्निजेंस पहले ले सकता है मजिस्ट्रेट, तो कैसे ले सकता है, कहाँ लिखा है? तो ये आपको जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो यू विल सी कि सीआरपीसी के अंदर में आपका एक सेक्शन है कॉग्निजेंस वाला, जो कि है 190। ठीक है, 190 टॉक्स अबाउट कॉग्निजेंस। अब उसी के अंदर में आपको मिल जाएगा कि मजिस्ट्रेट जो है वो कब कब कॉग्निजेंस ले सकता है। पहला तो उसमें ये लिखा है कि पुलिस रिपोर्ट जो जमा करती है उसके आधार पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। दूसरा ये लिखा है कि अगर आप मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली जाकर कोई कंप्लेंट देते हैं तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। तीसरा लिखा है कि मजिस्ट्रेट को यदि खुद से भी किसी ऑफेंस के बारे में पता चलता है या फिर कोई उसको बताता है, इट इज नॉट द कंप्लेंट बट द मजिस्ट्रेट ऑन हिज ओन, या फिर उसको कोई बताया बट इट इज नॉट अ कंप्लेंट, देन इन दैट केस द मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस। तो एक चीज तो हमें यह पता चला कि मैजिस्ट्रेट जो भी कॉग्निजेंस लेता है वो हमेशा क्या होता है, ट्रायल से पहले होना चाहिए। और एक चीज ये भी पता चली कि कब 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 मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। सो मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट, एंड मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस अदरवाइज। अदरवाइज में आपके पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट के अलावा जितने भी तरीके हैं मैजिस्ट्रेट को पता चलने के, वो तरीके आ जाते हैं। सो ये आपका कॉग्निजेंस हो गया। कॉग्निजेंस लेने के बाद में फिर मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा, ट्रायल स्टार्ट करता है। लेकिन ट्रायल स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, नाउ यू हैव स्टडीड, देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज चार्ज, देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज कमिटल,
मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, लेकिन मजिस्ट्रेट को लगा अच्छा अरे ये तो मेरे अंदर आता ही नहीं है, ये वाला तो जुरिस्डिक्शन सेशन कोर्ट का है, तो वो क्या करेगा, सेशन कोर्ट को कमिट कर देता है सेक्शन 209 के अंदर। तो सेक्शंस याद रखने से पहले आप याद रखिए कि व्हाट इज द प्रोसीजर, एक कॉमन सेंस के तरीके से याद रखने की कोशिश करिए कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद जाकर आप सेक्शंस अपने आप आपको याद हो जाएंगे, फिर आपको सेक्शंस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जामिनेशन हॉल में भी और लिटिगेशन में भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल जस्ट सी कि अच्छा इसके बाद ये होता है, ये चीज का चैप्टर कौन सा है, आप आराम से कंटेंट से खोज सकते हैं। आपको सीआरपीसी रटना थोड़ी है, यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि मैं यदि कोई प्रॉब्लम मुझे बताता है तो मैं उसे कहाँ खोजूं, उसका सॉल्यूशन कहाँ खोजूं, आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इन एग्जाम यू हैव टू मेमोराइज एंड राइट। उसका क्या तरीका है, उसका ये तरीका है कि जब भी आप एग्जाम होते हैं तो एग्जाम से कुछ दिन पहले यू जस्ट मेक फ्लो चार्ट्स। सीआरपीसी के अंदर में द बेस्ट मेथड टू कीप कीप इन माइंड द सीआरपीसी इज टू मेक फ्लो चार्ट। जैसे मैं अभी आपको जो भी बता रहा हूँ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, कि पहले क्राइम हुआ, उसके बाद आपका एफआईआर हुआ, फिर आपका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, फिर पुलिस रिपोर्ट बनाया गया, उसके बाद कॉग्निजेंस लिया गया। द मजिस्ट्रेट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, जो कि आपके सीआरपीसी में मेंशन्ड है, दिस मजिस्ट्रेट इज द फर्स्ट क्लास और द सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है देन ही मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 सब क्लॉज 2। लेकिन अगर वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है देन ही कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन हिज ओन अकॉर्ड, खुद से वो कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, जब भी आप जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करके जाते हैं ना, तो फिर आप एज अ मजिस्ट्रेट रिक्रूट होते हैं। ठीक है, द स्टेट्स वेयर देयर आर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, वहां पर आप एज अ सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट रिक्रूट होंगे, और फिर आपका प्रमोशन होते होते आप फर्स्ट क्लास जाएंगे, फिर फर्स्ट क्लास के बाद में आप जाएंगे ऊपर के पोस्ट। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मजिस्ट्रेट एंड अ जज। क्या मजिस्ट्रेट जज होता है? अगर मजिस्ट्रेट जज होता है तो सीआरपीसी में आपको कहीं भी जज लिखा हुआ मिला किसी भी प्रोविजन में? नहीं मिलेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट इज द पर्सन ऑफ द लोएस्ट रैंक हु सिट्स ओवर अ ट्रायल। ट्रायल के ऊपर यानी क्रिमिनल मैटर्स में जो सेम पर्सन जो कि क्रिमिनल मैटर्स में फर्स्ट टाइम ट्रायल के ऊपर बैठता है, ही इज नोन एज द मजिस्ट्रेट। अगर वही आपका सिविल मैटर देख रहा होगा तो क्या कहलाएगा, फिर वो जज बन जाता है। तो सेम पर्सन बिकम्स जज एंड मजिस्ट्रेट। ऐसा नहीं है कि एक मजिस्ट्रेट है तो वो सारा क्रिमिनल मैटर्स ही देखेगा, ही कैन ऑल्सो सी द सिविल मैटर्स, डिपेंड्स अपॉन कि उसको दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ये जो रोस्टर बनाया जाता है ना, ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया जाता है कि किसको कौन सा केस अलॉट करना है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी एंड द डिमांड ऑफ द केस। तो इसीलिए मजिस्ट्रेट इज द पर्सन हु इज, जो आप जुडिशरी जुडिशरी करते हैं ना, जुडिशरी करके यही आप बनिएगा। बट लेट मी टेल यू कि जुडिशरी ये जो आप बनते हैं ना, ये बहुत ऊपर तक नहीं जा पाते। द रीजन बीइंग कि दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम द लोएस्ट लेवल, और इनको लिटिगेशन का नॉलेज नहीं है। हायर जो जजेस होते हैं ना, जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, एट वन स्टेज ऑफ देयर लाइफ दे हैव प्रैक्टिस्ड, कभी ना कभी उन्होंने प्रैक्टिस किया था, और मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, 7 years। लेकिन जो भी डायरेक्टली एग्जाम पास करके जज बनता है ना, उसको हायर जुडिशरी में इसीलिए नहीं जाने दिया जाता है, बिकॉज यस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड यू कि वो सिर्फ जज है, उसको पता नहीं है कि लॉयर्स जो है वो कैसे काम करते हैं, यानी डू नॉट हैव मच अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, बट जनरली जो होता है आपके लोअर जो जुडिशरी है उसको ऊपर नहीं भेजा जाता है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि लॉ को हम अप्लाई कैसे करवाएंगे। जो एक वकील होता है ना, उसको ज्यादा बेहतर पता है किसी भी स्टैट्यूट के एप्लीकेशन एंड इन्स एंड आउट्स के बारे में, लूप होल्स के बारे में। बट द जजेस दे जस्ट प्रिसाइड ओवर द जजमेंट, वो बस जजमेंट देते हैं। इनफैक्ट आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि यू विल सी कि जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाएंगे ना, तो वकील आपका जज से ज्यादा जानता है।
क्योंकि वकील जो है वो तभी केस जीत पाएगा जब जितने भी कानून भारत में अवेलेबल है वो सारे के सारे कानून जो कि उसके पक्ष में है वो सारे कोर्ट में पेश करेगा। जज का ये काम नहीं होता। जज का बस ये काम है कि जो भी आपके वकील ने पेश किया है उसके सामने, उसके आधार पर आपका जजमेंट सुनाए। अब वकील अपने केस को जीतने के लिए बहुत मेहनत करेगा और जितने भी इंडिया में कानून है, केस लॉज हैं उसके पक्ष में, वो सारे के ऊपर अच्छा खासा रिसर्च करके आएगा। लेकिन जज को इतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जज को बस ये देखना है कि जो भी आप कानून लेकर आए हैं उसके सामने, जो भी केस लॉज आपने मेंशन किया है अपने पिटीशन में, उन केस लॉज में क्या कहा गया है। बाकी खोजने का काम जो है वो वकील ही करता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई the higher judiciary prefers an experienced person of at least 7 years who have practiced for 7 years. This is the reason. जज का बस यही काम है कि अच्छा 3 केस आपने बताया अपने पिटीशन में, उन 3 केसेस को बस वो देखेगा। लेकिन आप सोचिए कि उन 3 केसेस को खोजने के लिए जो वकील है उसने कितने केसेस पढ़े होंगे, उसने कितने लॉज पढ़े होंगे। यू कैन वेरी वेल इमेजिन। इसीलिए जो जजेस होते हैं, जो नए नए जजेस रिक्रूट होकर जाते हैं, वो बहुत कम जानते हैं, है ना। और इसीलिए अभी आपने सुना भी होगा कि बार काउंसिल का रिकमेंडेशन है दैट जुडिशरी एग्जाम में बैठने से पहले एटलीस्ट 3 इयर्स का आपको प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस हो। दिस इज द रीजन। यही रीजन है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपको एक्चुअल लॉ कैसे होते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, आपको समझ आता है। और उसके बाद जब आप जज बनेंगे तो यू कैन गिव बेटर जजमेंट्स। दिस इज द रीजन। ओके। सो इसीलिए आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि आप लॉ के फील्ड में हैं, और लॉ के फील्ड में रहते हुए आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं प्रोसीजरल तो कोड के बारे में बता रहा था। तो इसके अंदर तो ऐसे पढ़ाई होती है। प्रोसीजरल जो आपका लॉज है उनको ऐसे ही पढ़ा जाता है। यू हैव टू फाइंड आउट द टॉपिक्स एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट, देन यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग। प्रोसीजरल लॉ उस पर्सन का सबसे अच्छा होगा जो कि मैक्सिमम रीडिंग करता है, क्योंकि प्रोसीजर्स स्टेप बाय स्टेप होते हैं। आपको एक जगह कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इवन इफ यू हैव रेड इट सीआरपीसी कंप्लीटली, यू माइट हैव रियलाइज कि एक जगह कुछ चीजें नहीं लिखी गई है, इधर उधर लिखा गया है। अरेस्ट का प्रोविजन कहीं और है, कॉग्निजेंस का प्रोविजन कहीं और है, लेकिन दोनों के बीच में एक सेंटेंस में रिलेशन बनाकर डाल दिया गया है ना। सो दैट इज व्हाई सीआरपीसी को आप कवर टू कवर मत पढ़िए। यू हैव टू रीड सीआरपीसी टॉपिक वाइज। ठीक है। अरेस्ट करने समय क्या क्या चीजें का ध्यान देना होता है, किसको अरेस्ट कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर टू अरेस्ट, टू whom यू कैन अरेस्ट, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेस्ट, इज इट डिफाइंड एनीवेयर इन सीआरपीसी और एनी अदर स्टैट्यूट। तो ये सारी चीजें जो है आप जब क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे ना, तो इन क्वेश्चंस का जवाब आपको प्रोसीजरल लॉज में मिलेगा। तो आप क्वेश्चन फ्रेम करते जाइए, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, एंड यू विल गेट द आंसर। डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर, बट फॉर दैट यू हैव टू रीड। आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजरल लॉ? फ्लो चार्ट बनाकर पढ़िए प्रोसीजरल लॉ को। सीआरपीसी यू हैव टू कीप इन माइंड इफ यू आर डीलिंग विद क्रिमिनल मैटर्स। आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे आप जुडिशरी में जाएं, चाहे आप जहां भी जाएं। सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब छोड़ नहीं सकते हैं। आईपीसी में क्या था कि आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाता था। यू सिंपली ब्रेक डाउन द इंग्रेडिएंट्स एंड देन यू डिफाइन इट और यू एक्सप्लेन इट और यू रेफर अ केस, इस केस में ये चीज बोला गया था इसके लिए। बट इन केस ऑफ प्रोसीजरल लॉ आपको एक जगह चीजें नहीं लिखी मिलेगी एंड यू हैव टू क्रिएट अ लिंकेज। आपको एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। वो लिंक जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू, तब तक आपका प्रोसीजर समझ ही में नहीं आएगा ये कैसे हो गया। ओके। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग, दैट इज द केस लॉज कैसे पढ़ते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? यस सर्टेनली। मैंने बताया ना, सेक्शन 193 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज सी, it talks about that the magistrate can suo motu take cognizance. आप पढ़िए 190 का सब सेक्शन 1 का सी, वहां पर लिखा है
यस सतीश, यू हैव टू आस्क समथिंग। देखिए सवाल करिए, मैं ड्रैकुला थोड़ी हूँ कि आपको बेइज्जती कर दूंगा या फिर जो कर दूंगा। मैं तो आपको यहाँ पर समझाने के लिए बैठा हूँ ना। और जितना मुझे आता है आप कभी मेरे से ले पाइएगा जब तक आप मेरे से सवाल नहीं करेंगे। You have to ask questions and you have to keep asking questions. You are going to become an advocate. आप अगर यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं तो मजिस्ट्रेट, आप जानते हैं कोर्ट के अंदर कैसे काम होता है। जो नए नए वकील होते हैं ना, जिनको नहीं आता है पिटीशन लिखने के लिए, जब वो पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर तो जजेस क्या करते हैं, वो फाइल उठाकर उनके मुंह पे फेंकते हैं। अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं आएगी कि आप उस ह्यूमिलिएशन को देख सके, या फिर आप अगर वहां पर ह्यूमिलिएट नहीं होना चाहते तो वहां जाने से पहले यू हैव टू डू योर होमवर्क वेरी वेल। आप अगर सवाल नहीं करते हैं ना, इट इज नॉट सो इजी। आप जब इंटर्नशिप करने जाएंगे ना, देखिएगा जाकर तो वहाँ कोर्ट में मजिस्ट्रेट किस तरीके से डील, क्योंकि देखिए एक दिन में 50 केस सुनने हैं और 50 अलग अलग केस। वैसे में अगर कोई हेलो सर। बेकार सा पिटीशन। हाँ सतीश। हेलो सर, पूछ रहे थे सर, क्या हम लोग का क्लास इवनिंग में होता है सर LC1 का, उसके साथ हम इंटर्नशिप कर सकते हैं सर क्या मॉर्निंग में? हाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट इंटर्नशिप नहीं कर सकते, प्राइवेटली कर सकते हैं। बट यू सी कि मॉर्निंग में इंटर्नशिप कब होती है, कोर्ट जो है काम कब शुरू होता है, 11 बजे से पहले तो होता नहीं। आपके क्लास 2 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको कब समय मिलेगा। और आपका ये भी है कि जब आप कोर्ट जाते हैं ना तो यू नेवर नो कि आप कब छूटिएगा। इतना सारा काम रहता है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब छूटिएगा। सो यू कैन नॉट बैलेंस द टाइमिंग। तो सर 1 साल तो ऐसे, डेढ़ आई साल तो वुड हो चुके हैं सर रिकमेंड हम कि लोग का। डोंट। सर सेमेस्टर गैप भी नहीं मिला एक भी इंटर्नशिप के लिए, अभी तो वही कैसे तो सर? बात है ना, वही तो बात है ना कि आप लोगों में से बहुत लोग मेरे से बहुत लेट जुड़े हैं। अगर उस वक्त जुड़े होते तो मैं आपको बता देता कि आपको क्लास करने की जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं इंटर्नशिप करने के लिए ऑफलाइन। ऑनलाइन इंटर्नशिप मत करिएगा, कोई बेनिफिट नहीं है। ऑफलाइन इंटर्नशिप करिए। अब जाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों के कॉलेजेस खुल जाएंगे, ठीक है, नवंबर में आफ्टर दीपावली, यदि कोरोना केसेस डू नॉट राइज आफ्टर दैट। तो वहां पर फिर यू विल नॉट हैव टाइम, फिर तो आपको क्लासेस अटेंड करने होंगे। बट ये जो 1 साल था आपका, ये 1 साल आपके पास समय था, आपको करना चाहिए था, लेकिन आप असमंजस में थे, कोई आपको गाइड करने वाला भी नहीं मिला, है ना। तो अभी तो वेट सर करिए थोड़ा, क्योंकि इंटर्नशिप अभी अगर आप। हाँ बोलिए वैष्णवी। इंटर्नशिप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट जैसे कि 30,000 वगैरह में कौन सा सही रहेगा? अगर आप कानून सीखना चाहती हैं तो आप लोअर कोर्ट्स में जाइए। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आप हायर कोर्ट्स में जाइए। अगर आप रियल कानून ही मायने में सीखना है कानून मुझे तो। सीखना चाहते हैं, हाँ, तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए, वहां आपको काम सीखने को मिलेगा। कैसे केस फाइल करते हैं, क्या क्या चीजें लगाते हैं केस फाइल करते समय, है ना। सबसे पहले जो आपका कोर्ट्स है जहाँ पर केस इंस्टीट्यूट होता है, दैट इज द ट्रायल कोर्ट। वो आपको आ जाएगा तो फिर आपका ऊपर का चीज बहुत ईजी है, क्योंकि ऊपर में तो अपील में ही जाता है ना। ऑलरेडी केस नीचे लड़ा जा चुका है, उसके बाद ही तो वो अपील में जाता है। तो अपील में आपको कुछ करना नहीं है, जो गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स बनाने हैं, और कुछ नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल जो काम करने वाला जो लेवल है, दैट इज योर मजिस्ट्रेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वहां जाइए आप इंटर्नशिप करने के लिए, ठीक है। ओके। सो क्वेश्चंस आप लोग पूछते नहीं है, मैं कितना कुछ बताऊंगा आप लोगों को। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ बताना, फिर बाद में आता है ये भी बताना था। क्योंकि मैं थोड़ी बुक यहाँ खोल कर बैठा हूँ कि मुझे पता है कि इसके बाद ये बताऊंगा, इसके बाद ये बताऊंगा। जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आई एम जस्ट डूइंग अ पब्लिक स्पीकिंग। मेरे दिमाग में जो भी आता है ना, मैं वो आप लोगों को बताते जाता हूँ। ना मेरे सामने कोई बुक खुला है, और ना ही मैं कहीं से देख कर बता रहा हूँ कि मुझे याद रहेगा कि क्या क्या बताने का है आप। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन दैट यू प्रपोज, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ।
Well, of course, this method which I am telling you, it is my own method. You may differ from this. आपका अगर कोई दूसरा मेथड है सीआरपीसी आईपीसी पढ़ने का, you can certainly follow that. But keep this one thing in mind कि लॉ पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस में लाना चाहिए. आप पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस में उस चीज को लेकर आइए. और प्रैक्टिस में लाने का दो तरीका है. पहला तरीका कि आप कोर्ट के अंदर जाइए और प्रैक्टिस करिए. दूसरा तरीका है कि आप जितने भी जजमेंट्स आपके दिए हैं सिलेबस में या आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, उन जजमेंट्स के ना आप फैक्ट्स पढ़िए और आप जो कानून जानते हैं उन पर लगाने की कोशिश करिए कि आप यदि होती तो कैसे लगाती उन कानून को. जो भी केसेस आपके हैं सिलेबस के, उनके फैक्ट्स के आधार पर आपके जो कानून है उसको आप अप्लाई कैसे करते हैं उन फैक्ट्स पर, वो करने की कोशिश करिए. these are the two methods जो कि आप यूज कर सकते हैं लॉ को अच्छे से समझने के लिए. बिकॉज बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस की है ना. कॉमन सेंस जो है वो आप जितना अच्छा डेवलप करिएगा उतना अच्छा आपको प्रैक्टिस करने में फायदा होगा. आपको हर चीज थोड़ी ना बुक में पढ़ने की जरूरत है. कुछ चीजें तो आप भी जानती हैं कि पुलिस जब अरेस्ट करती है तो कहाँ रखती है, जुडिशियल कस्टडी क्या होता है. जुडिशियल कस्टडी में आप जेल में होते हैं, पुलिस कस्टडी में आप पुलिस स्टेशन में होते हैं. इतना तो आप भी जानते हैं ना. इतना आप भी जान सकते हैं अपने कॉमन सेंस को यूज करके. क्योंकि पुलिस कस्टडी में पुलिस सूतती है, पीटती है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में पुलिस आपको हाथ भी नहीं लगा सकती है. तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट. इन दोनों का कोई मेल नहीं. ये दोनों एक दूसरे को बस सपोर्ट करते हैं, बट एक दूसरे के काम में काम नहीं ला सकते. जैसे कि पी चिदम्बरम सर जो थे, जब उनको पुलिस अरेस्ट की थी तो वो जुडिशियल कस्टडी में थे. पुलिस कस्टडी में होते तो शायद उनको पीटा भी जाता, लेकिन वो जुडिशियल कस्टडी में थे तो पुलिस उनको कुछ नहीं करता है ना. सो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीजों से आपका लिंक तैयार होता है और वो लिंक आपको याद रहता है ना. सो दिस इज योर प्रोसीजरल लॉ. इसको ऐसे पढ़ते हैं. अब ऑलरेडी आज टाइम हो चुका है 1 घंटा. सो टुडे वी विल नॉट डिस्कस दिस. हम केस लॉज कैसे पढ़ते हैं ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल कॉल इट अ डे. कोई सवाल है? आर्टिकल्स वहां होते हैं जो कि फंडामेंटल होते हैं. जैसे आपके अपने पढ़े होंगे, आपके जितने भी इंटरनेशनल स्टैट्यूट्स हैं वहां पर आपको सेक्शंस वर्ड मिलेगा ही नहीं. ठीक है. आर्टिकल मीन्स कि दे आर द फंडामेंटल लॉज ऑफ द कंट्री. वहां पर हम आर्टिकल वर्ड का यूज करते हैं. सेक्शन मीन्स कि दीज लॉज आर नॉट फंडामेंटल बट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग व्हिच इज फंडामेंटल. तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है सारे लॉज उसी से डिराइव होते हैं, है ना. सो इसीलिए वो आपका मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर जो भी हो, उन सभी बेसिक पिलर्स का जहां पर भी मेंशन होगा दैट विल बी द आर्टिकल्स. उनके पावर्स, उनके फंक्शंस, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, उनका स्पेशल पावर्स क्या क्या, ये सारी चीजें आपको जहां भी लिखी हुई मिलेंगी ना वो आपके आर्टिकल्स कहलाएंगे. ठीक है. लेकिन इसके अलावा जो सर सब्सिडरी लॉज होते हैं वो आपके सेक्शंस होते हैं. हाँ बोलिए. मैं ये कह रही थी, ये जो हम प्रोसीजरल लॉ है, एफआई और अरेस्ट वगैरह पढ़ने से पहले ये जो चैप्टर 2 एंड 3 है सीआरपीसी का, ये तो हमें सेक्शन वाइज ही पढ़ना पड़ेगा ना पहले. कौन सा चैप्टर? चैप्टर कौन सा 2 चैप्टर से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफेंसेस एंड पावर ऑफ कोर्ट्स. अच्छा, नहीं किसने कहा? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं. अच्छा, कैसे मैं तो बताता उसी के हूँ. साथ कोरिलेट इसमें करके आपका पढ़ेंगे. इसमें क्या लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स में क्या लिखा गया है कि क्रिमिनल कोड जो होता है व्हाट डज इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, कहाँ कहाँ पर वो होते हैं, है ना. और उसके बाद में उनमें जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, यही सब तो इसमें दिया गया है ना. ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं. सो इसको आप एक हाँ, डायग्राम बनाइए और उस डायग्राम में सारी चीजें डाल दीजिए, तो आपको ये सेक्शन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
एक एक वर्ड थोड़ी पढ़ना होता है बेटा, ये पूरे सीआरपीसी का आपको लगता है क्या कि जजेस इतना पूरा रट के बैठे हैं? उनको ये पता है ना कि क्रिमिनल कोर्ट है तो भाई उसमें कितने एक सेक्शन उनको याद होगा। चलिए, सेक्शन 6 कि क्रिमिनल कोर्ट के क्या क्या क्लासेस होते हैं इंडिया के अंदर में। 4 क्लासेस होते हैं, है ना। मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, ये सारे क्लासेस उनको बताना होगा। उनको पता है, ये पढ़ेंगे एक बार ना तो याद हो जाएगा, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस इसको एक डायग्राम बनाइए और उस डायग्राम में सभी चीजों को डाल दीजिए। कोर्ट ऑफ सेशन होता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का कोर्ट होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है। तो ये सारे अलग अलग कोर्ट्स हैं। अब इसके लिए आपको एक एक सेक्शन पढ़ने की क्या जरूरत है? एक डायग्राम बना दीजिए और उसमें डायग्राम में डालते जाइए, फ्लो चार्ट बना दीजिए। सीआरपीसी को नक्शे पर पढ़िए, भारत का नक्शा, ठीक है। भारत का नक्शा नहीं तो जिस स्टेट का नक्शा है ओके उसमें सर। पढ़िए। जितना डायग्राम्स बनाइएगा ना उतना आपके जुडिशरी में भी बेनिफिट होगा और उतना आपके प्रैक्टिसिंग में भी उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। डायग्राम बनाने से ना, आपके खुद के डायग्राम जब आप बनाते हैं तो उससे आप एक इमेज बनाते हैं अपने दिमाग में और वो इमेज आपको याद रहता है। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं किसी चीज को तो पढ़ा हुआ भूल जाइएगा, इमेज हमेशा याद रहता है। दैट इज वाई द पिक्टोरिकल फॉर्म ऑफ टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग। बच्चों को देखते हैं कैसे सिखाते हैं, बच्चों को क्या सेंटेंसेस पढ़ाते हैं? जो बच्चा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में होता है उनको कैसे पढ़ाते हैं? उनके लिए ना डायग्राम्स होते हैं, उनके लिए ना पिक्चर्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं। एनसीईआरटी की किताब उठाकर देखिए, छठी क्लास तक आपको डायग्राम बनाया है, एक कहानी के फॉर्म में बताया है कि एक राम है, एक गीता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों जो है घर छोड़कर भाग गए तो उनके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, ऑनर किलिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो जितना भी कहानी है, जितना भी पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी एनीथिंग। बड़े हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छी चीजों को छोड़ दें, अच्छी चीजों को हमेशा पकड़ कर रखिए। और जब आप जुडिशरी में आंसर लिखते हैं ना तो टीचर्स आपके आंसर पढ़ता थोड़ी है, वो तो बस कीवर्ड्स ढूंढता है कि आपने वो वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है। और अगर आपने डायग्राम बनाया है तो वो डायग्राम देखकर आपको मार्क्स दे देता है, आगे पढ़ता ही नहीं। जितना आप आसान बनाइएगा टीचर के लिए कॉपी चेक करना, उतना आपको अच्छे मार्क्स देगा। इसीलिए जो लोग पैराग्राफ्स में लिखते हैं उनको कम मार्क्स आता है, जो फ्लो चार्ट बनाते हैं उनको ज्यादा मार्क्स आता है ना। कानून का काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रॉब्लम खड़ा करना नहीं। सो केस लॉस हम लोग कल करेंगे। ओके, आज के लिए इतना है, और कुछ पूछना है पूछ लीजिए।